मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो पर हम चर्चा करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। हाल ही में जो जोरदार गिरावट हमने क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में देखी है, इसके मायने क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको समझेंगे और खास तौर पर इसके पीछे की वजह क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जराबी हैं हमारे साथ, मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टुडे टीवी के। स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। साथ ही हमारे साथ स्मिथ खक्कड़ भी हैं, जो कि को फाउंडर और सीटीओ है कॉइन क्रंच के। स्वागत है स्मिथ जी आपका आज तक पर। और साथ ही साथ समझेंगे सभी पहलुओं को, जिससे कि आपको पता चले कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हो क्या रहा है। एक ब्लड बाथ की तरह पिछले 48 घंटों में हमने सभी क्रिप्टो करेंसीज में जोरदार गिरावट देखी है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर नई क्रिप्टो करेंसीज भी हो। इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को पहले देख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी पर भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की सख्ती के बाद इसकी कीमतों में बीते कुछ महीनों से लगातार गिरावट आ रही है। दरअसल भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल स्टेटस न देने की बात सरकार साफ कर चुकी है। साथ ही इस पर 28% जीएसटी लगाने का भी मन सरकार बना चुकी है। इसी तरह से दुनिया के कई और देशों में क्रिप्टो करेंसीज पर लगाम लगाई गई है। इसके असर से सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत नवंबर 2021 के करीब $62,000 से अब 50% घटकर करीब $31,000 पर आ गई है। 570 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ बिटकॉइन की क्रिप्टो बाजार में कुल 33% हिस्सेदारी है। क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट की रफ्तार बीते एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। इस दौरान बिटकॉइन 20% लुढ़ककर $31,116 प्रति कॉइन के भाव पर आ गई है। इस दौरान ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट भी 9.16% की गिरावट के साथ $1.41 ट्रिलियन पर आ गया है। एलॉन मस्क की पसंदीदा डॉज कॉइन में महज 24 घंटे के भीतर 11%, तो शिबा इनू में 15% की बड़ी गिरावट दिखी है। टेरा भी 24 घंटे में 21.28% और एवलांच 16% से ज्यादा टूट चुकी है। गिरावट के बारे में जानकारों का मानना है कि इक्विटी मार्केट की तरह क्रिप्टो बाजार भी महंगाई और मंदी की आशंका से लुढ़क रहा है। भारत समेत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट के जो कारण सामने आ रहे हैं, उनमें शामिल हैं डॉलर के मुकाबले रुपए में आई रिकॉर्ड गिरावट, रूस यूक्रेन युद्ध और श्रीलंका संकट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन। इन सब की वजह से निवेशकों के सेंटिमेंट कमजोर हो रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देश क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को लेकर आशंका जता चुके हैं। इससे सहमे निवेशक अपने बेहतर समय के लिए पैसे बचाना चाहते हैं और उन्होंने फिलहाल क्रिप्टो में पैसे लगाने का इरादा छोड़ दिया है। हालांकि बिटकॉइन या क्रिप्टो के भविष्य को लेकर कोई सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। कहीं ऐसा ही क्रिप्टो के साथ ना हो, यह आशंका सबको सता रही है। बिटकॉइन फाउंडेशन के चेयरमैन ब्रॉक पियर्स का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी या तो बहुत सफल होंगी या पूरी तरह धराशायी हो जाएंगी। उनके मुताबिक ये बिल्कुल साल 2000 में आने वाली आईटी कंपनियों की तरह है, जिनमें कुछ तो भविष्य की ईबे, अमेज़न और पेपाल बनी, तो कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज तक ब्यूरो। तो आपने ये खास रिपोर्ट देखी जिसमें आपको बताया गया कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो क्या रहा है और कितनी तेजी से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज गिरती चली जा रही हैं। इसके पीछे की वजह समझने के लिए चलते हैं हमारे खास मेहमान के पास, स्मिथ खक्कड़ जी के पास। स्मिथ जी, सबसे पहले ये समझाइए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में एकाएक गिरावट देखने को मिली है पिछले 48 घंटों में, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है यूएसटी कॉइन और लूना कॉइन। सो यूएसटी एक स्टेबल कॉइन है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसकी एक कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर ही होनी चाहिए। इसे एल्गोरिथमिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बनाया जाता है सो दैट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। एक कॉइन की वैल्यू $1 की होनी चाहिए। ये पिछले 2 साल से एकदम बराबर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कॉइन की वैल्यू $1 रह रही थी। प्लस ऐसा है कि अगर आप एंकर प्रोटोकॉल पे जाके इस कॉइन को डिपॉजिट करते तो आपको 20% इंटरेस्ट मिलता था। सो इसके अंदर अराउंड $12 बिलियन, अराउंड 1 लाख करोड़ इन्वेस्टेड थे लोगों के। बट किसी कारण से ये कॉइन का पेग, जिसे इसे बोलते हैं पेग, एक कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर, इट इज कॉल्ड एज पेग, तो उसका पेग गिर गया। इस वजह से मार्केट में अफरा तफरी हो गई and people started selling it off because बहुत से retail investors, institutional investors, VC funds, मतलब almost बड़े billionaires के पैसे थे इसके अंदर, so the peg started moving. So इस वजह से panic create हो गया मार्केट में and people started selling off this coin called as USD. Now
यूएसटी बेचने लगे। नाउ यूएसटी फाउंडेशन हैड 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ बीटीसी, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का बीटीसी था उनके रिजर्व्स में। सो दे थॉट कि जैसे ये कॉइन गिर रहा है, लेट्स सेल ऑफ द बीटीसी रिजर्व ताकि हम यूएसटी कॉइन को बचा सके। सो दे सोल्ड 12,000 करोड़ वर्थ ऑफ बीटीसी। इस वजह से बीटीसी के मार्केट में गिरावट आ गई एंड इट लेड टू अ कैटास्ट्रोफी, इट लेड टू अ डेथ स्पाइरल। बीटीसी गिरा, फिर सारे कॉइन्स गिरने लग गए एंड देन एक फंड क्रिएट किया गया अराउंड $3 बिलियन का विद सम वीसीज टू सेव दिस कॉइन यूएसटी। बट बिफोर दे कुड सेव द कॉइन, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक सेल हो गया। सो द कॉइन यूएसटी जिसकी वैल्यू $1 होनी चाहिए थी, अब वो गिर के $0.2 हो गया। And this led to a lot of panic, so the VCs couldn't save it, and in the end like everybody lost money on that coin. जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सिद्धार्थ जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी स्मिथ ने मुख्य कारण बताया है यूएसडी करेंसी का जो अभी रिलेशनशिप है, उस पर भी क्रिप्टो करेंसी का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तीनों का ही रिलेशनशिप अगर हम हमें और हमारे सभी दर्शकों को समझा पाए कि यूएस डॉलर, रुपए का और क्रिप्टो करेंसी का क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देने से पहले थोड़ा जो स्मिथ जी ने बताया उसको और सरलता से अगर प्रयास करें समझने का। टेरा लूना, ये दो शब्द हैं। टेरा मतलब टेरेन एक प्रकार से धरती के लिए, और लूना लूनर है। क्यों नाम रखा इसकी मुझे जानकारी नहीं। टेरा एक ब्लॉकचेन है, लूना उसका टोकन था। एक सप्ताह के करीब पहले ये $100 का था, आज 0 वैल्यू हो गया। तो इसमें से सबसे पहली जो बात साक्षी निकल के आती है कि क्रिप्टो करेंसी, तथाकथित करेंसीज का जो ये जगत है, ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। एक दिन अर्श पे, दूसरे दिन चंद घंटों में ही फर्श पे। ये हुआ। अब इसके तकनीकी कारण स्मिथ जी ने हमें समझाए, पर इसमें से एक चीज मैं समझा दूं, जो इनका रिजर्व था इस संस्था का, इस टोकन का, वो बिटकॉइन में था। बिल्कुल, बिटकॉइन दुनिया की सबसे प्रचलित, सबसे जाने वाली और सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने थोक में बेचा तो बिटकॉइन गिरा, और बिटकॉइन के कारण रिपल इफेक्ट हुआ। तो दूसरी जो बड़ी बात हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए कि ये भेड़ चाल हुई, यानी एक ईंट निकली और पूरी दीवार गिरने के आसार लग गए। आग एक चिंगारी से हुई, एक जगह से बढ़ते बढ़ते आग पूरे जंगल में फैल गई है। अब तीसरी और अभी इस आपके साथ चर्चा में एक तीसरी बात और इस पे जोड़ना चाहूंगा कि भारत का जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, और ये स्मिथ ज्यादा बेहतर हमसे बता पाएंगे, उसमें और विदेश के क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी अंतर है जी। और जो इन्होंने संकेत दिया उसको अगर हम ठीक से समझें, हमारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रेगुलेशन, टैक्सेशन, बिल्कुल, और उसका एक प्रभाव ज्यादा बड़ा है। पर क्योंकि मार्केट जुड़े हुए हैं, जो आपने प्रश्न पूछा कि ऐसे वातावरण में क्या होता है, रियल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, देखिए रियल करेंसी का अगर आप उसमें इन्वेस्टर बने, उसमें ट्रेड करें, उसके रिटर्न्स और क्रिप्टो तथाकथित करेंसीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनकी रिटर्न्स में बहुत अंतर था साक्षी। तो एक प्रकार से स्पेकुलेशन के लिए, ज्यादा रिटर्न्स मिलने के लिए लोग उसमें जा रहे थे। अब यहां पे अगर रिटर्न्स खत्म हो गई तो पहले तो पैसे उड़ गए, तो पैसे लगाने के लिए नहीं। दूसरा, जो समझदार व्यक्ति है, जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, वो मार्केट क्रैश के टाइम पे, साक्षी आप ये जानते हैं, आप मार्केट्स को कवर करते हैं, इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटीज के मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, जब क्राइसिस आती है, जब भेड़चाल शुरू होती है, जब दीवार गिरती है, जब जंगल में आग लगती है, तो लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि जो कन्वेंशनल करेंसीज हैं, रियल वर्ल्ड की रियल करेंसीज हैं, अगर उसकी तरफ लोग भाग रहे हैं तो ये स्वाभाविक है, और मैं ये भी कहूंगा कि समझदारी का संकेत है। अब रुपया और डॉलर क्यों गिर रहा है वो कंप्लीटली अलग विषय है, जिस पे मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा साक्षी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आकांक्षा चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्रिप्टो रिपोर्टर हैं बिजनेस टुडे से। आकांक्षा, आपसे भी समझना चाहेंगे, बहुत ही बारीकी से आप इस क्रिप्टो करेंसी के डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं पिछले कई दिनों से।
कैसे शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई इस डोमिनो इफेक्ट का, जो अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि एक जो चिंगारी लगी वो कब से शुरू हुआ, और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं जब इतना सारा नुकसान इन्वेस्टर्स का हो चुका है, तो अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो क्या मेरी आवाज आ रही है? साक्षी जी। हेलो जी। तो दरअसल जैसा कि स्मिथ बता रहे थे कि जो यूएसटी एक स्टेबल कॉइन है वो डीपेग हुआ, यानी कि उसकी वैल्यू $1 से जुड़ी होती थी और वो डीपेग हुआ, यानी उसकी वैल्यू कम आने लगी, वो 40% डाउन नीचे चला गया। इसके बाद जो यूएसटी जो लूना का जो स्टेबल कॉइन है उस पे डिपेंडेंट है टेरा लूना, और उसकी वजह से टेरा लूना भी गिरने लगा, जो कि जैसा कि सिद्धार्थ सर ने कहा जो $100 पे ट्रेड कर रहा था आज 0 हो चुका है। तो इसके बाद जो इनके फाउंडर हैं डो क्वान, उन्होंने कहा है कि उनके पास एक रिकवरी प्लान है, वो इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं, पर कई इन्वेस्टर्स भी इसमें कतरा रहे हैं इसमें इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि कई खबरें आ रही हैं कि डो क्वान पहले भी कई पुराने स्टेबल कॉइन्स या फेल्ड प्रोजेक्ट्स के पार्ट रहे हैं, जैसे बेसिस कैश एक प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, वो भी एक स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट था जो इसी तरह फेल हो चुका था। तो काफी पेसिमिज्म है मार्केट में, पर अभी एक क्लैरिटी नहीं समझ आ पा रही है कि क्या टेरा लूना वापस जो नॉर्मल हो पाएगा 110 के ऑल टाइम हाई को तो छोड़ ही दीजिए, क्या नॉर्मल ट्रैक पर आ पाएगा, इसकी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। पर जैसा कि स्मिथ ने भी कहा, एक फंड बनाया गया है $3 बिलियन का यूएसटी को पैरिटी पे लाने के लिए फिर से, पर हमें मार्केट्स पे अभी वॉच रखनी पड़ेगी और इसी से हम बता पाएंगे कि थोड़े टाइम में कैसा ये होगा। ठीक है स्मिथ, आपके पास ही आऊंगी। आकांक्षा ने एक अच्छा सवाल उठाया है कि क्या वापसी होगी टेरा लूना की इस करंट लेवल से, क्या वो नॉर्मल हो पाएगा, और इस तरह की आपने गिरावट क्या पहले देखी है किसी भी स्टेबल कॉइन में? ये भी हमें बताइए कि ये हिस्टोरिक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके की गिरावट देखने को मिली है, और फिर क्या आगे इस तरीके की गिरावट ना हो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये जो टेरा लूना कॉइन था, ये एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था। सो जो बिटकॉइन के रिजर्व्स उनके पास थे, they weren't necessary. They although had Bitcoin reserves, but the coin was made in such a way कि उसका प्राइस was dependent on minting and burning of the Luna coin, जो उनकी ब्लॉकचेन का ही कॉइन है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले ठीक 11 महीने पहले पिछले साल जून में there was a coin called as Iron. The project name was Iron Finance. It was similar stable coin. The difference was कि उनके reserves में 75% USDC, that's a stable coin issued by a company called as Circle, which is registered in US. They are SEC registered. They have all the reserves in bank. So 75% was backed by USDC and 25% was backed by Titan coin. Exactly जैसे यहाँ पे USD coin is backed by 100% Luna, वहाँ पे 25% was backed by Titan. So वहाँ पे भी सेम रिपल इफेक्ट हुआ था, तो like there was a domino effect and coins started falling off and around $2 billion were wiped from the market. But in that case 75% funds were saved because there were actual reserves in the smart contract. In case of Terra, there were no reserves. $1.5 billion worth of BTC was a reserve, but it was not a necessary reserve. वो Luna Foundation Guard जो फाउंडेशन है जो इस कॉइन के पीछे है, उन्होंने एज अ सिक्योरिटी मेजर रखा था उनको, बट देन इट क्रिएटेड अनदर डोमिनो इफेक्ट व्हेन दे स्टार्टेड सेलिंग द बिटकॉइन। नाउ क्या इससे कैसे बच सकते हैं? सो दिस इज एन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। सो ये स्टेबल कॉइन्स को कोई भी ओवर रूल नहीं करता, ओवरलुक नहीं करता। देयर आर डेवलपर्स, देयर इज अ फाउंडेशन, बट देयर इज नो रिजर्व इन द बैंक। इफ यू गो विथ USDT by Tether, if you go by USDC by Circle company, so what happens is ये coins इस तरह से mint किए जाते हैं। when you go to them and you say कि मुझे $1 million का coin चाहिए, तो आपको $1 million का उनको चेक देना पड़ेगा and then they'll mint $1 million worth of USDC coin and give you. So in that case जितने coins मार्केट में है उतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में है, उनके रिजर्व्स में है। So हमें ऐसे coins में ये sort of possible नहीं है, ऐसे बैंक रन पॉसिबल नहीं है। So this is how you can be safe by holding such coins. Circle जो कंपनी है जो USDC इशू करती है, they are also planning to get listed on New York Stock Exchange.
So obviously their books will be audited, their reserves will be audited and everything. So it is safer to have these kind of coins. USD जो था, it was also safe. 2 साल से market में था, everything was fine. But there are rumors that this was a coordinated effort by other players to, depeg this coin and lead to chaos. And people started redeeming this coin too much, and that led to chaos. जो $3 billion का fund बनाया गया था, it was made to save this coin. But by the time they could save them, the coin already fell by almost 80%. So the fund was then not used. बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, इसके ऊपर थोड़ा आप हमें थोड़ा और समझाइए कि इस समय पैनिक की जो स्थिति फैली हुई है सभी इन्वेस्टर्स में, भारत में भी इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे निवेशक, टेरा लूना में भी उनका निवेश था, तो वेल्थ तो इरोड हुई है, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी प्रकार की नहीं देते हैं पत्रकार के नाते, बट 2-3 फंडामेंटल बातें समझ लें साक्षी। पहला, टेरा लूना के अनुभव से हमें क्या सबसे बड़ा चीज निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि जो कॉइन्स, टोकन्स और जिनके नाम ये एक्चुअली यूएसटी है, टी फॉर टोकन नॉट डी फॉर डॉलर, तो जैनेट येलन जो अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल वाजे कर दी है इस घटनाक्रम के बाद कि सारे में से एक चीज निकल के आती है कि जो ऐसे टोकन तथाकथित यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है उसका डेंजर बताया जाता है, क्योंकि एक्चुअल पेग नहीं है, सिस्टम लिंक्ड नहीं है। और जो ये कुछ ही घंटों में घटना हुई और इतना बड़ा जो एक पेग था वो भी इन्होंने, जिस कंपनी ने बनाया था उसका पूरा इरोड हो गया और निवेशकों को क्या मिलेगा मालूम नहीं। तो एक ये पहला डेंजर है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, इसमें मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह, अभी क्या माहौल बन रहा है। देखिए, क्रिप्टो जगत में भारत को लेके पिछले साल में कौन सी 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं? पिछले साल में 2 बड़ी डेवलपमेंट ये हुई हैं, पूरे 12 महीने में जोड़ रहा हूं अभी से पीछे। एक, जो पार्लियामेंट में बिल आना था आया नहीं, उस टाइम एक झटका या परेशानी हुई, मुझे लगता है कुल मिला के निवेशक उससे आगे निकल गए। दूसरा, जो बजट में प्रावधान आया और जो इम्प्लीमेंट हो गए। तीसरा, जो ये कसाई हुई जो यूपीआई सिस्टम और एक एक्सचेंज की को मतलब वो करने नहीं दिया गया, उसके भी अपने परिणाम निकले। पर ये तीनों डोमेस्टिक थे, और आपने सही कहा कि यहां के निवेशक विदेश में भी कर रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ी एक पजल है क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट को लेके कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना फास्ट मूविंग है। अब बिटकॉइन में ही देख लीजिए, 25,000 से 30,000 पे वापस पहुंच गया एकदम से। तो ऐसे समय में निवेशक को समझना चाहिए कि ये अगर लालच करके आप इसमें आए, बिल्कुल, तो लालच में ऐसी स्थिति में कोई दवा नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि निवेश करिए समझ के। आपको एक रात में 100 गुना प्रॉफिट मुनाफा हो, ऐसा केवल ख्याली पुलाव ही होते हैं। आपका निश्चित तौर से 99% केसेस में नुकसान होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि सोच समझ के करिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही फास्ट मूविंग, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है। और अगर इक्विटीज का वर्ल्ड गिर रहा है साक्षी, फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन हो रही है, तो क्रिप्टो का जगत कैसे बच सकता है? कैसे बच सकता है, क्योंकि सभी कुछ कहीं ना कहीं लिंक्ड है और उसी का इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं। स्मिथ, यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि पैनिक की स्थिति है, लेकिन कोई बॉर्डर्स नहीं है। भारत के निवेशक बाहर भी निवेश कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कंट्री के हिसाब से भी निवेश कर सकता है। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है किसी भी तरीके के पैनिक फॉल को प्रोटेक्ट करने का? राइट, सो ये बात आपने सही कही। सो क्रिप्टो इज अ ग्लोबल करेंसी, कोई सेंट्रल कंपनी, सेंट्रल कंट्री इसे अथॉरिटाइज नहीं करती, दो लीगल है बहुत सी कंट्रीज में। सो इस पैनिक सेल को रोकने के लिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट देयर आर बिग वीसी फर्म्स, कंपनीज जैसे MicroStrategy है, इट इज दिस कंपनी इज लिस्टेड इन द यूएस मार्केट, दे हैव लाइक अ फ्यू लाइक $4 to $5 billion वर्थ ऑफ BTC। सो इस टाइम पे ऐसे ही कंपनीज और ऐसे बड़े VCs जिनका बहुत एक्सपोजर है क्रिप्टो में, दे कैन डू समथिंग। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक वी शुड डू समथिंग, एंड आई वुड एडवाइज नॉट टू
get into crypto at this moment because Okay. there is a panic sell right now. ठीक है, तो अभी क्रिप्टो में ना निवेश करने की सलाह सिद्धार्थ जी ने भी यही बताया कि बहुत ही कॉशियसनेस की तरह ही आप यहाँ पर आगे बढ़िए। स्मिथ ने भी बताया कि इस समय पर क्रिप्टो में निवेश करना सही नहीं रहेगा। आकांक्षा, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अभी पिछले 24 घंटों में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई हैं? इतने फास्ट जो हम लोगों ने इरोडिंग ऑफ वेल्थ देखी है, चाहे वो टेरा लूना में हो या बाकी क्रिप्टो करेंसीज में हो, उसके बाद जो एक्सचेंजेस हैं वहां पर किस तरीके के डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं? तो एक्सचेंजेस की बात करें तो जो भी टॉप एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस जो दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम की एक्सचेंज है, उसने टेरा लूना को डीलिस्ट कर दिया है। Crypto.com है, उस एक्सचेंज ने भी टेरा लूना को डीलिस्ट कर दिया है। साथ ही साथ इंडियन एक्सचेंजेस कॉइन DCX और वजीरेक्स ने भी टेरा लूना को डीलिस्ट कर दिया है, जिससे लोग इसमें ट्रेड ना करें। डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को इनमें से हटा दिया गया है। तो जैसा कि सभी कह रहे हैं कि ये एक बहुत पेसिमिस्टिक माहौल है और लोगों को अपने गोल्स पता होने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स, और तभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसर्च काफी जरूरी है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत रिस्क एवर्स एरिया है और जिन इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट हो उन्हें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा सभी एनालिस्ट कह रहे हैं। तो जैसा कि सिद्धार्थ सर ने और स्मिथ ने भी कहा, तो रिस्क को ख्याल में रखते हुए ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। स्मिथ, आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी। अब ये जो लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं सब टेरा लूना को डीलिस्ट कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट अब क्या माने जिन लोगों के पास भी पूरी वेल्थ थी अभी तक, जिन्होंने भी निवेश किया हुआ है टेरा लूना पे? और आप हमें थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि आपने क्या अनुमान लगाया है कि कितने भारतीयों का निवेश है इस टेरा लूना में, और उनकी वेल्थ पर अब क्या असर? ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी? उनके पास कोई उपाय नहीं है अपनी वेल्थ को वापस पाने का? कोई भी अब उनके लिए क्या सोल्यूशन है? राइट, सो जो लूना कॉइन है उसकी वैल्यू करंटली तो कंप्लीटली जीरो, नियर टू जीरो हो चुकी है। इट्स अराउंड $0.0001। सो जिनका इन्वेस्टमेंट था दैट इज ऑलरेडी गॉन टू जीरो। बट जो लूना फाउंडेशन गार्ड है विच इज बिहाइंड दिस एंटायर ब्लॉकचेन एंड कॉइन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दे आर कमिंग अप विद समथिंग, दे माइट डू समथिंग अबाउट इट। सो इवन इफ दे डू समथिंग, जनरली क्रिप्टो के सीन में ऐसा होता है कि इन केस समथिंग कम्स अप, अ रिकवरी प्लान कम्स अप और समथिंग, सो इन दैट केस एक स्नैपशॉट लिया जाता है कि अगर उनको नए कॉइन्स दिए जाते हैं तो एक स्नैपशॉट लिया जाता है कि ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे लोग इतने कॉइन्स होल्ड कर रहे थे, सो वी नीड टू इंसेंटिवाइज देम। इट हैपेंस लाइक दैट। दो चांसेस बहुत कम है कि इसकी कोई रिकवरी हो पाएगी कि नहीं, but in that case if you are holding the coins, you have a proof that these coins belong to you, although these are delisted, but अगर delist नहीं भी होते तो आप बेच के ज्यादा कुछ नहीं कमा पाते। like $2.5 million के coin अभी worth around $1,000 हो चुके हैं। so exchanges ने delist इसे इसीलिए किया है क्योंकि कुछ लोग जो इस इकोसिस्टम में नए हैं वो ये सोच लेते हैं कि अब इसका प्राइस जब इतना गिर गया है, लेट अस बाय दिस, अगर कहीं ऊपर चला गया तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव लिया एक्सचेंजेस ने टू डीलिस्ट इट, ताकि नए इन्वेस्टर्स बच जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ये जो विषय स्मिथ ने बताया बड़ा अच्छा है। मैं इसमें बस अगर एक बात जोड़ पाऊं कि कई बारी पेनी स्टॉक्स पे निवेश करने का प्रचलन है, तो जो स्मिथ समझा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो के जगत में ये पेनी क्रिप्टो वाला मामला नहीं है क्या? तो एक्सचेंजेस ने इसलिए डिलिस्ट किया क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग और इसमें नुकसान ना खपाएं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में निवेश करना भी एक प्रकार की लॉटरी है। बहुत लोग तो इसी में स्पेशलाइज करते हैं कि 1 दर्जन पेनी स्टॉक्स 2 दर्जन लेके रख लिए कि कब किस्मत खुलेगी और एकदम से फटाक ऊपर जाएगा, सब कुछ ऊपर जाएगा तब। जी बिल्कुल। लेकिन सिद्धार्थ जी, हाइंडसाइट पे देखें तो क्या सरकारों का, जैसे हमारी भारतीय सरकार भी है, सेंट्रल बैंक्स का, गवर्नर्स ने कितनी बार ये बातचीत हाईलाइट की है कि वो क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। एक तरफ से काफी ज्यादा उन्होंने इस चीज की पैरवी की है। तो आपसे समझना चाहेंगे, हाइंडसाइट में जो भी वो कदम ले रहे हैं निवेशकों को रोकने के लिए, चाहे वो हाई टैक्सेशन के जरिए हो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के जरिए हो, तो क्या वो सही है? क्योंकि देखा जाए तो इन्वेस्टर्स की तो साक्षी देखिए, 2 बातें हैं। एक, पहला क्रिप्टो, और मैं क्रिप्टो के जो जितने इसमें इनोवेशन कर रहे हैं कंपनीज हैं, जो लोग चला रहे हैं, हमारे भारतीय मूल के लोग भी बहुत इसमें दिमाग लगा रहे हैं। मैं इनोवेशन का बिल्कुल समर्थक हूं, परंतु रेगुलेशन जिस पेस पे क्रिप्टो में एवोल्यूशन हुआ है वो नहीं साथ चल पा रही। और एक और चीज,
ब्रॉडली क्या हो रहा है देखिए, इसमें अगर और थोड़ा सा पीछे जाए, हमने भारत में 3 घटनाएं बताई जिससे क्रिप्टो का माहौल बदल गया। एक और जो है ग्लोबली, जब चाइना ने बैन लगाया जी, तब से एकदम से शंका का माहौल आया, नहीं तो उससे पहले क्रिप्टो चल रहा था। और अमेरिका को लोग कई बार हमसे प्रश्न पूछते हैं कि जी अमेरिका में बताओ, वहां पे देखिए अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम बड़े डिफरेंट तरीके से चलता है। वहां पे रेगुलेशन कंपनीज को इनोवेट करने देती है। जब क्रैश आता है, फिर 2008 में हुआ तो हमने देखा कि बड़े अजीब अजीब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स थे जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहे थे, जिसके कारण वहां बहुत बड़ा रियल एस्टेट और मॉर्गेज से वो 2008 की क्राइसिस उत्पन्न हुई। अभी भी अगर हम समझे बात, और ये मैं बार बार क्रिप्टो जगत के जो कंपनीज हैं और वो लोग हैं और निवेशक दोनों से ये कहता हूं कि इतना तेज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऐसा ये घोड़ा है जिसके बाल को भी पकड़ना कई बार मुश्किल होता है, उसको चढ़ के उस पर सवार रहना तो लगभग असंभव है। तो आप इसको केवल ये ना देखें कि 100 रुपए का 1000 होने वाला है, 100 का 0 हो सकता है और कंपनी ने डिलिस्ट कर दिया, कुछ नहीं मिल सकता। मैं इस केस पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, मैं जनरली बोल रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान में रखना साक्षी बहुत आवश्यक है। ये आप घर नहीं खरीद रहे हैं, आप सोना नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई एफडी नहीं लगा रहे हैं, इसमें शून्य हो सकता है। और इस केस ने मुझे लगता है निवेशकों की आंखें खोली और कंपनीज को भी शायद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ज्यादा आभास होगा। साक्षी बिल्कुल स्मिथ, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या इस पूरे एपिसोड से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब इन्वेस्टर एजुकेशन क्रिप्टो करेंसी के मामले में बहुत जरूरी है, इससे कि पहले कि हम सबको बता पाएं कि इसके नुकसान ज्यादा हैं, शायद फायदे हों लेकिन बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है वो हर चीज में। तो ऐसे में कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया में, क्योंकि आप सबसे ज्यादा क्लाइंट से, इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कैसे आप इस एपिसोड के बाद अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं? राइट, आई अग्री विथ यू कि इन्वेस्टर नॉलेज बहुत ही जरूरी है एंड बहुत सारी एक्सचेंजेस यही कर रही है। At CoinCrunch we do the same. Investors को बताना कि because this market is very different than stock market, debt market, MCX and all that. So investors को समझाना कि ये कोई क्रिप्टो क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, and all that is very very necessary rather than कि इन्वेस्टर सीधा जंप कर ले जैसे कि पेनी स्टॉक्स में करते कि ओके इसका प्राइस कम है, लेट्स बाय दिस। दिस इज वेरी नेसेसरी, सारी एक्सचेंजेस इसे कर रही है। नाउ फायदे नुकसान की अगर बात करें तो हर चीज के फायदे नुकसान है। टेक्नोलॉजी जो है इस चीज के पीछे ये बहुत ही अडॉप्ट की जा रही है। लाइक महाराष्ट्र में जो कोविड के सर्टिफिकेट्स है, दीज आर बीइंग इशूड ऑन ब्लॉकचेन, सेम टेक्नोलॉजी जिससे क्रिप्टो करेंसीज बनी है। एंड इनफैक्ट जिस ब्लॉकचेन पे वो इशू किए जा रहे हैं उस ब्लॉकचेन की एक क्रिप्टो है, उस ब्लॉकचेन का एक क्रिप्टो है जो सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। सो ये बहुत ही जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को बताया जाए एंड ऑब्वियसली न्यूज चैनल्स के थ्रू और सारे मीडियम्स के थ्रू उनको पता चलेगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि लूना डीलिस्ट हो चुका है तो आप कहीं पे बेच नहीं सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी एक्सचेंजेस है। आप क्रिप्टो में एक चीज अच्छी होती है कि आप आपका कॉइन एक जगह से दूसरी जगह मिनट्स में ले जा सकते हैं, अनलाइक स्टॉक मार्केट। सो कुछ एक्सचेंजेस में जाके आप इस कॉइन को बेच भी सकते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और मैं बार बार मेंटेन करता हूं, ब्लॉकचेन का इंडिया में बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन है। हमारे लैंड रिकॉर्ड्स में फर्जीवाड़ा, पेपर रिप्लेस होना, फाइल को चेंज करना और चोरी जमीन में बहुत बड़ा इशू है और ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। एक बारी आप इमेजिन करिए, और बड़ी आसान सी बात है, ब्लॉकचेन पे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम है, लेजर है, ये पूरी खाता बुक है, इलेक्ट्रॉनिक है। एक बारी इस पे निशान लग गया वो कभी इरेज नहीं हो सकता। स्मिथ यहां पे तकनीकी पर्सन है, ये उसको और समझा सकते हैं। अगर आप सारे लैंड रिकॉर्ड को एक बारी जमीन और उसके बाद जितनी बारी उस पर ट्रांजैक्शन हुआ अगर ब्लॉकचेन पे आ जाएगा तो जमीन के घोटाले, खोसला का घोसला इस देश से गायब हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस अगर ब्लॉकचेन की आएंगी तो उसके कारण इस तकनीक का जेन्युइन इस्तेमाल हो पाएगा हमारे देश में। बिल्कुल स्मिथ, क्या आप इस पे ऐड करना चाहेंगे कि एक तरफ तो है क्रिप्टो करेंसी जिसको हम ब्लॉकचेन का एक सबसे ज्यादा पॉपुलर रूप देखते हैं
क्रिप्टो करेंसीज में लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन दूसरा रूप हमें सिद्धार्थ जी ने यहाँ पर बताया कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कैसी कैसी इंडस्ट्रीज में कहाँ पर फायदे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आपने भी इसमें महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, कोविड सर्टिफिकेशन का दिया था, तो आप ये थोड़ा बताइए कि फायदे और नुकसान किस तरीके से लोग समझें जिससे कि सही दिशा में लोग आगे बढ़ पाए। राइट, सो जैसे स्टॉक्स में भी कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनका कोई यूज केस नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर और नीचे जाती है। इसी तरह से क्रिप्टो में भी बहुत सारी क्रिप्टो है, करेंसीज है, जिनका कुछ करेंसीज का बहुत ही अच्छा यूज केस है, कुछ का कुछ नहीं है। जैसे अगर आप डॉज कॉइन देख लीजिए, शिबा इनू देख लीजिए, तो ये सिर्फ मीम करेंसीज है, इनका कोई यूज केस नहीं है। पर आप जैसे कि मैटिक कॉइन देखते हैं जिसके ऊपर महाराष्ट्र के कोविड सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, उसी तरह से साउथ में कुछ स्टेट्स है, आई थिंक तमिलनाडु है, उन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे डालना शुरू कर दिया। यूएस में कुछ कंपनीज है जो ऑलरेडी ये चीज कर रही है। आई एम इन्वॉल्व विद वन ऑफ द कंपनीज, सो वो लोग सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे डाल रहे हैं। नाउ द गुड थिंग अबाउट ब्लॉकचेन इज कि यहाँ से कभी कोई डेटा डिलीट नहीं हो सकता, एडिट हो सकता है। आप पास्ट में जाके 100 साल पहले, अगर 100 साल बाद भी आप जाके देखोगे कि 100 साल पहले ये रिकॉर्ड, ये लैंड इस पर्सन के नाम पे था, वो रिकॉर्ड कभी डिलीट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स विच इज क्रिप्टोग्राफिकली कनेक्टेड। अब ये थोड़े से जार्गन वर्ड्स हो गए, बट दीज आर ऑल सिक्योर विद मैथमेटिक्स। सो डेटा हमेशा ही रहने वाला है कि ये ओनरशिप इसकी थी, या ये डेटा ये लैंड इसको बिलोंग करता था। अब यही चीज सप्लाई चेन में भी यूज हो रही है। लेट्स से कि एक फार्मर अपना प्रोड्यूस बना के उसे सप्लाई करता है, सो बीच में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, फिर देन देयर इज द वेयर हाउस, देन देयर इज द एंड यूजर। अब सारा डेटा सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आपको कस्टम्स के साथ आपको एक्सपायरी डेट शेयर करके कोई मतलब नहीं है, वेयर हाउस वाले के साथ आपको प्राइसिंग डेटा शेयर करके मतलब नहीं। सो ब्लॉकचेन्स का ये यूज केस है, देयर आर परमिशन ब्लॉकचेन्स, जिसके थ्रू आप इस चीज को बहुत ही ईज अप कर सकते हैं। आप एक्सेस कंट्रोल्स डाल सकते हैं कि ठीक है, इस सर्टन पार्टी को यही डेटा मिलना चाहिए, एंड देयर इज नो वे कि वो पार्टी उसको हैक कर पाएगी या सरकमवेंट कर पाएगी। सो आई कैन नॉट रिमेंबर, बट अ कंट्री, कोई कंट्री है जिन्होंने अपने सारे के सारे सी रूट्स के थ्रू जो भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं, जो भी शिप्स आ रही है, उन सब का डेटा ब्लॉकचेन पे डालना शुरू कर दिया है। फिलहाल हमें भले इसका इतना फायदा नहीं होगा, बट इन फ्यूचर व्हेन वी हैव एन एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो एक जैसे कि हमारे पास यूएसटी कॉइन है, ओके, वो इतना स्टेबल नहीं था। लेट्स से कि इन फ्यूचर अब इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा कॉइन बनाती है जो टॉक्स में है वैसा बनानी, कि एक कॉइन की वैल्यू ₹1 ही होगी। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लैंड खरीद लेते हैं एंड मतलब हमने पैसे दे दिए हैं बिल्डर को एक लैंड के लिए, बट वो लैंड हमें देता नहीं है, एंड मे बी देयर इज अ फ्रॉड ऑफ डॉक्यूमेंट। in blockchains there is a system called as smart contracts। उसमें ऐसा है कि आपने इस तरह से कोड लिख दिया है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, तो कोई भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा, सर्कमवेंट नहीं कर पाएगा। सो आप आपकी जो लैंड की ओनरशिप है उसको आप ब्लॉकचेन पे डालिए, मे बी थ्रू एन NFT और समथिंग। जरूरी नहीं है कि NFT सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए यूज हो। सो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फिर इस तरह से बनाइए कि जैसे ही आप लेट्स से कि 50 लाख की लैंड है, जैसे ही आप 50 लाख उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 50 लाख मे बी लेट्स नेम दिस कॉइन INRT, एक कॉइन की वैल्यू ₹1। You transfer the 50 lakhs INRT coin, instantly the land ownership is transferred to you just via the smart contract, and अगर कुछ गड़बड़ होती है इस बीच, अगर पैसे एंड यूजर को नहीं पहुंचते, तो द एंटायर ट्रांजैक्शन रिवर्सेस, लैंड भी आपको नहीं मिलेगी। सो ऐसी बहुत सी चीजें टॉक्स में है, ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, रिसर्च फेज में है, डेवलपमेंट फेज में है। So in the near future, 10 years down the lane, blockchain will affect us in a very very big way। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी सही बताया यहाँ पर स्मिथ ने कि जो पॉसिबिलिटीज हैं इनोवेशन की और जो यूजिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, और इससे हम हट नहीं सकते। अगर हम हटेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। लेकिन सभी चीजों को और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों का नुकसान ना हो, सही जगह पर इसका इस्तेमाल हो, ऐसे में सरकार का क्या रुख होना चाहिए आगे जाते हुए क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में? एक तरफ ब्लॉकचेन को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी से बचाना है। चाइना जैसे बैन करना चाहिए, एल साल्वाडोर जैसे पूरा इसको लीगल करना चाहिए, या फिर कोई बीच की दिशा लेनी चाहिए? अभी जो नेगेटिव पॉलिसी रिस्पॉन्स कुछ कंट्रीज में हुआ है, चाइना में हुआ है, अपने देश में भी अभी एक रेगुलेटरी कंफ्यूजन भी है कुछ हद तक, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं
समय बिल्कुल सही है कि भारत में इस पे एक कानून होना चाहिए, और बिना कानून के कई चीजें करना मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल। हो क्या रहा है कि क्रिप्टो एक ऐसी जगत है और इतनी एडवांस तकनीक है कि इसको समझने के लिए भी आपके पास एक अच्छी खासी डिग्री या समझ होनी चाहिए। ये साधारण विषय नहीं है। बिल्कुल। कोई भी नई तकनीक जब आती है तो उसके यूज केस पे सवाल उठाया जाता है। जब बिजली का आविष्कार हुआ तब यूज केस पे सवाल उठा। विमान जब बने राइट ब्रदर्स ने, हालांकि उससे पहले भी उसका मेंशन है, तो यूज केस पे हर कोई सवाल उठाता है। यूज केस और कमर्शियल सक्सेस में समय लगता है। पायलट प्रोजेक्ट्स इसीलिए किए जाते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, धोखाधड़ी जिस भी ट्रांजैक्शन में होने की संभावना हो और जिसमें पार्टी मुकर जाए, जिसमें पैसा इधर उधर हो जाए, जिसमें कागजों की फेरबदल हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस में ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा उपयोग है और ये भारतीय कॉन्टेक्स्ट में चीज की जा सकती है। स्पीड एंड एफिशिएंसी एंड कॉस्ट का भी बहुत बेनिफिट है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार वो कर सकती है। और एक आखिरी बात जो साक्षी मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी एक उम्मीद है कि जो रिजर्व बैंक एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है, रिजर्व बैंक का काम करने का तरीका एक अपना तरीका है। बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से काम करते हैं। वो मतलब हवा इधर की आई उधर आई, एकदम से वो विचलित होने वाली संस्था नहीं है। रिजर्व बैंक बड़ा सोच समझ के करेगा। तो जब भी वो चीज आएगी तो आप देखेंगे कि एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड उसमें थ्योरी होगी, पूरा लॉजिक होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी ढंग से होगी। और आप एक आखिरी बात समझ लीजिए, मान लीजिए हमारा सारा आधार सिस्टम ब्लॉकचेन पे हो, और पिछले सप्ताह, और इस चीज पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई है साक्षी, हमने बिजनेस टुडे पे एक शो भी इस पे किया छोटा सा, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसस की बात की गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हमारा सेंसस, पेपर सेंसस एक एक जाके करना था। अब जो एक उन्होंने संकेत दिया है कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, और मेरे मन में तुरंत ये ख्याल आया कि मान लीजिए ई सेंसस और ब्लॉकचेन पे बने, एक बारी रिकॉर्ड होगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन, फेक, चीटिंग नहीं कर पाएगा। तो आप सोचो कि अपने देश में कितनी इसकी एप्लीकेशंस है। और मैं ये चाहूंगा एक भारतीय होने के नाते कि अगर इस पे काम हो तो हम दुनिया को राह दिखा पाएंगे और वाकई में आत्मनिर्भर हो जाएंगे ब्लॉकचेन के इस्तेमाल में। एब्सोल्युटली। तो देखा जाए जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ब्लॉकचेन में, उसमें पॉसिबिलिटीज और इनोवेशंस तो बहुत हैं। इस्तेमाल के लिए भी यूज केसेस जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि बहुत सारे हो सकते हैं। स्मिथ, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि फिलहाल अभी जो करंट सिचुएशन है, जो हम पैनिक की स्थिति देख रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, आपकी तरफ से क्या सुझाव है अभी इन्वेस्टर्स को जो क्रिप्टो करेंसीज के इस शार्प फॉल को देखते हुए लगातार या तो बेच रहे हैं और पैनिक में आ चुके हैं? उनके लिए सुझाव क्या है? आगे जाते हुए ऐसा ना हो उसके लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? तो मेरा सबसे पहला सुझाव तो ये है कि ये मार्केट ऑब्जर्व करने वाला मार्केट है। यू नीड टू, आपको देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है तो आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि उस कॉइन की जिस तरह से हम स्टॉक्स में देखते हैं कि इस चीज का क्या यूटिलिटी है, इस कॉइन का क्या यूटिलिटी है, इसका क्या कोई फ्यूचर है। उसी के बाद आप कोई डिसीजन लीजिए कि आपको इसका क्या करना चाहिए। अब इससे इन फ्यूचर कैसे बचे, तो करेक्शंस हर लिक्विड मार्केट का फीचर है, भले MCX हो या स्टॉक्स हो, बट आप उतना ही % इन्वेस्ट कीजिए किसी भी मार्केट में, नॉट ओनली क्रिप्टो, स्टॉक्स, MCX, जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सके। आप घर का पैसा मत डाल दीजिए उसके अंदर, या कुछ लोन लेके मत डाल दीजिए। दिस इज बिकॉज जनरली ऐसे ही समय में बहुत बार मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं। लाइक अगर 4 साल पहले के बिटकॉइन क्रैश में अगर आपने बिटकॉइन खरीदे थे, भले 80% बिटकॉइन डाउन हो जाता, पर आज आप उसके 200% प्रॉफिट में होते अगर आपने होल्ड किया होता। बट अगर आपने लोन लेके किया होता तो आपको वो बेचना पड़ता। तो इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, या जितना आप होल्ड करना अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। आकांक्षा, आपकी तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट जो अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है, जो आप अभी ट्रैक कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज में, आज का अभी का क्या अपडेट है वो आप फटाफट से बता दीजिए, उसके बाद हम ये शो वाइंड अप करेंगे।
हाँ, तो आज हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन नीचे चला गया था और जैसा सिद्धार्थ सर ने कहा फिर से ऊपर आ चुका है। इथीरियम और काफी बाकी के जो करेंसीज हैं जैसे सोलाना हो गया, डोज कॉइन हो गया, रिपल हो गया, इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ जो दूसरा एक स्टेबल कॉइन है यूएसटी टीथर, वो कल डीपेग हुआ था, 3% नीचे आया था, पर अब उसकी भी काफी सुधार देखने को मिला है उसकी वैल्यू में। देखा जाए ब्रॉडली तो सारी क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट रही है। मार्केट कैप भी काफी श्रिंक हुआ है, लगभग 1.27 ट्रिलियन डॉलर्स तक आ गया था सुबह, पर अब शायद आगे चलते हुए थोड़ा सा रिकवरी आ रही है मार्केट्स में। ये ही है अभी तक का अपडेट। ओके, चलिए तो इसी के साथ हम इस खास शो को यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिथ, सिद्धार्थ जी आपका भी और आकांक्षा आपका भी, हमारे सभी दर्शकों को सारे पहलुओं को समझाने के लिए कि एक जो क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट आ रही है इसे कैसे देखें, बचने का तरीका स्मिथ ने आपको बताया। केवल उतनी पूंजी आप डालिए जितनी आप रिस्क कर सकते हैं लूज करने के लिए। फिलहाल के लिए निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं स्मिथ यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा कॉशियसनेस की अप्रोच है क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने बताया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम है। जब तक कि कोई रेगुलेशंस ना आ जाएं तब तक आप किसी और मार्केट में, रेगुलेटेड मार्केट में निवेश की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो पर। अपने सवाल और अपने फीडबैक जरूर भेज दिए जिससे कि हम और भी इसी तरीके के शोज आप तक पहुंचा सकें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।